ये है गैरोली पात्र। ये पहुंच गए अब बैदनी में, जो कि विनायक के ऊपर टॉप का दृश्य है। तो ये रूपकुंड की चढ़ाई इस यात्रा की सबसे खतरनाक चढ़ाई कही जा सकती है। आप सबको मेरा नमस्कार, और मैं इस वीडियो में नंदा देवी राज्यात यात्रा एक संक्षिप्त परिचय आपके बीच में लाने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं डॉक्टर राम सिंह बिष्ट, और इस वीडियो में मैं 2014 में जो नंदा देवी राज्यात यात्रा संपन्न हुई थी, उसके आधार पर मैं एक परिचय आप लोगों का कराने का प्रयास कर रहा हूँ। और विशेषकर उन लोगों के लिए ये वीडियो सहायक हो सकती है जो 2026 में नंदा देवी राज्यात यात्रा संपन्न होने जा रही है, उसमें सम्मिलित होना चाहते हैं। तो एक आइडिया उनको प्राप्त हो पाएगा, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। तो चलिए धीरे-धीरे करके आगे बढ़ते हैं। वीडियो लंबी है निश्चित रूप से, क्योंकि काफ़ी कुछ बातें हम लोग करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, और एक पूरी जानकारी, विशेषकर उन क्षेत्रों की जानकारी जो कि निर्जन क्षेत्र हैं, जहाँ से बस्तियाँ समाप्त हो जाती हैं, वहाँ से आगे की यात्रा को मैं के बीच में रखने का प्रयास कर रहा हूँ। नंदा देवी राज्यात यात्रा सभी जानते हैं, एक अलग तरह की यात्रा है, और जनपद चमोली में ये यात्रा संपादित होती है। उत्तराखंड राज्य की एक सांस्कृतिक विरासत के रूप में इसको जाना जाता है। एक अलग पहचान, विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान के रूप में इसको जाना जाता है। तो ये कुछ नंदा देवी राज्यात यात्रा का एक संक्षिप्त परिचय को लेकर के मैं आपके बीच में हूँ। चलिए यात्रा के संस्मरणों को इन फोटोग्राफ्स के माध्यम से आपके बीच में मैं रखने का प्रयास करता हूँ, और कोशिश करूँगा कि मैं विभिन्न जो स्थान हैं, उन स्थानों की विशेषताएँ बता सकूँ, और वहाँ की ऊँचाई, वहाँ के जो धरातलीय परिस्थितियाँ हैं, उनके बारे में मैं आप लोगों को अवगत करा सकूँ। तो इस यात्रा में संस्कृति भी होगी, रोमांच भी होगा, उसके अलावा कुछ अलग-अलग तरह की जानकारियाँ भी होंगी। और अगर हम लोग इस यात्रा का आकर्षण देखें, तो इस यात्रा में ये ही मुख्य आकर्षण हैं, जिनमें छतोलियाँ आती हैं, विभिन्न देवी-देवताओं की छतोलियाँ आती हैं, निषाण आते हैं, और उन्हीं का समागम होता है। तो ये कुछ एक दृश्य है, जहाँ पर कि अनेक देवी-देवताओं की छतोलियाँ हैं, उनको ले जाने वाले लोग हैं, उनके पुजारीगण हैं, और जो जातुरी जिनको कहा जाता है, वो यहाँ पर हैं। तो ये ही दृश्य वहाँ के बड़े रोमांचकारी होते हैं, बड़े अद्भुत होते हैं। और ये कुछ डोलियाँ हैं, जो जगह-जगह से आती हैं। ये मुख्य रूप से ये वाली डोली जो है, ये राजराजेश्वरी माता की डोली है, जिसको माँ नंदा की डोली, प्रमुख डोली इसको माना जाता है। यही डोली इस यात्रा की अगुवाई करती है। एक बार मैं पुनः आपको दोहराने का प्रयास करता हूँ कि जो नंदा देवी राज्यात यात्रा है, वो विभिन्न पड़ावों से होते हुए निर्जन स्थानों पर पहुँचती है। और जैसे कि सभी जानते हैं, या जो नहीं जानते हैं उनके लिए कह दूं कि मैं प्रत्येक 12 वर्षों बाद ये आयोजित की जाती है। 2014 में ये यात्रा संपादित हुई थी, और उसके बाद 2026 में इस यात्रा को संपादित करने का प्रयास किया जा रहा है। इस यात्रा में 280 किलोमीटर की पैदल यात्रा सम पूरी की जाती है, और लोग बड़े श्रद्धा भाव से इसमें एकत्रित होते हैं। ये यात्रा जो प्रारंभ होती है, वो नौटी, जनपद चमोली के नौटी गाँव से प्रारंभ होती है। फिर येड़ाबदाड़ी, कांसुआ, सेम, कोठी, भगोती, कुलसारी, चेपड़ू, नंदकेसरी, फल्दिया गाँव, मुंदोली और वाण। वाण अंतिम गाँव है, जहाँ पर कि जो बस्तियां हैं, वो समाप्त हो जाती हैं। और ये चौसंगिया खाड़ू है, जिसको कि माँ नंदा की भेंट के लिए या माँ नंदा के लिए विदा किया जाता है। ये चौसंगिया खाड़ू ही एक और मुख्य आकर्षण का केंद्र है। इसमें माँ नंदा के नाम पर या माँ नंदा के लिए अनेक वस्त्र या श्रृंगार का सामान या कलेवा, एक स्थानीय उत्पाद, ये इसमें
रखे जाते हैं, इसके पीठ पर एक करवट सा बनाया जाता है, उसमें रखे जाते हैं और उसके बाद उसको नंदा के लिए भेजा जाता है, ऐसी मान्यता है। ये लोहाजंग है, जो कि मुंदोली के पास में है और यहाँ पर कहा जाता है कि जो माँ नंदा है, उनके द्वारा एक जो दैत्य था, लोहासिर दैंत, उसका विनाश किया गया था। यहाँ पर एक मेला आयोजित किया जाता है। काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं और माँ नंदा की जो डोली है, उसके दर्शन करते हैं। बहुत बड़ा भीड़ यहाँ पर एकत्रित हो जाती है। तो ये भी कुछ उसके दृश्य हैं। और ये वाण गाँव है साहब। ये वाण गाँव विकासखंड देवाल का सीमांत गाँव है और इसी रास्ते से जो रूपकुंड मार्ग है वो गुजरता है और वाण गाँव वो गाँव है जहाँ पर कि अंतिम रूप से जो देव डोलियाँ हैं, छतोलियाँ हैं या निशाण हैं, वो बस्तियों में निवास करते हैं, मानव बस्तियों में निवास करते हैं। इसके बाद जो राज्यात यात्रा है वो आगे निर्जन स्थान में प्रवेश करती है, बुग्याली क्षेत्र में प्रवेश करती है। यहाँ पर अनेक देवडोलियों का और छतोलियों का और एक बहुत बड़ा समागम होता है। और 2014 में यहाँ पर स्थिति ये थी कि सोने के लिए या टेंट लगाने के लिए या फिर किसी भी तरह से यहाँ कोई स्थान ही नहीं मिल पाया। इतनी ज़्यादा भीड़ यहाँ पर हो चुकी थी क्योंकि गाँव की भी एक क्षमता है। वैसे बहुत बड़ा गाँव है वाण गाँव, लेकिन फिर भी उसकी एक 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 क्षमता है, वो बहुत ज़्यादा लोगों को सहेजने में, बहुत ज़्यादा लोगों को अपने आप में धारण करने में सक्षम नहीं हो पाता है। मुश्किल यहाँ पर हो जाती है, लेकिन फिर भी लोग जाते हैं क्योंकि आस्थाएँ हैं। तो ये है वाण गाँव और वाण गाँव इस राज्यात यात्रा का एक बहुत बड़ा पड़ाव है और बहुत प्रमुख पड़ाव है। उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं वाण गाँव से आगे तो यहाँ पर ये सिद्धपीठ लाडू देवता मंदिर वाण में ही स्थित है, लेकिन सिद्धपीठ लाटू देवता का एक भव्य मंदिर है, प्राचीन मंदिर है। अनेक कथा कहानियाँ इस मंदिर के बारे में हैं। हमें उस कथा कहानी में न जाकर के ये जो अभी वर्तमान में जो चीज़ें स्वीकार की जाती हैं, मैं उन्हीं पर बात कर रहा हूँ। कि जो लाटू देवता हैं, वो माँ नंदा का धर्म भाई माना जाता है और ये विश्वास है कि यहाँ से जो राज्यात यात्रा है, उसकी अगुवाई लाटू देवता के द्वारा की जाती है। तो ये एक अच्छा मंदिर और एक खूबसूरत मंदिर, ये फिर मंदिर का एक विहंगम दृश्य है जहाँ यहाँ पर एक देवदार का विशाल पेड़ है। और लोग यहाँ पर फिर जाते हैं, आस्थाएँ व्यक्त करते हैं। हर साल यहाँ पर यहाँ के धाम खुलते हैं, इस यहाँ के पट खुलते हैं और बहुत बड़ा मेला यहाँ पर आयोजित किया जाता है। और जब राज्यात यात्रा होती है तो उसमें तो फिर इसका अपना अलग ही महत्व बन जाता है। अब जब लाटू धाम से आगे यात्रा बढ़ती है तो एक काली गंगा है, ठीक नीचे उतराई में काली गंगा सामने आती है। काली गंगा मतलब एक छोटा-सा नदी है और उसके बारे में भी बहुत सारी बातें की जाती हैं और इस तरह से ये एक छोटा-सा पुल यहाँ पर बनाया गया था 2014 में। आज क्या स्थिति है तो आज अच्छा हो सकता है और अच्छा बने और इस काली गंगा को पार करके फिर यात्रा चढ़ाई की ओर बढ़ती है। पहले जो लाटू धाम है, उससे फिर नीचे की ओर जाती है यात्रा, उतराई की ओर जाती है और इस काली गंगा को पार करके फिर एकदम चढ़ाई चढ़ आगे बढ़ती है और आगे जाकर फिर गैरोली पातल पहुँचती है। ये कुछ चढ़ाई चढ़ रहे हैं। अनेक लोग जो उसमें पहुँचे हुए हैं, महिलाएँ भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, बुजुर्ग भी होते हैं, जवान भी होते हैं, सभी तरह के लोग हैं और इस तरह से ये लोग आगे ऊपर की ओर चढ़ाई चढ़ रहे हैं और ये है गैरोली पातल। गैरोली पातल एक जंगल के बीच में एक स्थान है, जहाँ पर कि एक दिन का पड़ाव आयोजित किया जाता है और जो डोली हैं, छतोलियाँ हैं या जो यूँ कहें कि जो जत्था है माँ नंदा का, वो एक दिन यहाँ पर विश्राम करता है। और छोटी-सी जगह है लेकिन है बड़ी खूबसूरत। चारों तरफ बाँज के, खरसू के जंगल हैं और जो यात्री हैं वो आगे बैदनी की तरफ बढ़ने लगते हैं, क्योंकि बैदनी अपने आप में एक और खूबसूरत स्थान है। तो ये है गैरोली पातल
और ये समुद्र तल से लगभग 2800 मीटर की ऊँचाई पर स्थित है। तो यहाँ से फिर अब धीरे-धीरे यात्रियों का दमखम दिखाई देने लगता है या यूँ कहें कि दमखम की परीक्षा होने लगती है। ये फिर अब जब आगे बढ़ती है गैरोली पातल से आगे और यहाँ से फिर एक जो अल्पाइन ज़ोन कहते हैं, वो शुरू हो जाता है, बुग्याली क्षेत्र प्रारंभ हो जाता है और जो बड़े पेड़ हैं, उनकी लाइन यहाँ पर खत्म हो जाती है और केवल अब मखमली घास वाली ही स्थान दिखाई देते हैं। जो ढलान वाले मैदान होते हैं, वही दिखाई देते हैं। तो अब ये बैदनी की ओर प्रवेश कर रहे हैं और ये बैदनी की ओर जाते हुए यात्रीगण और इस तरह से ये पहुँच गए अब बैदनी में, जो कि बैदनी कुंड के नाम से भी जाना जाता है, बैदनी बुग्याल कहा जाता है और यही वहाँ की एक प्रमुख ख़ासियत है। बैदनी कुंड इसको कहा जाता है, माँ नंदा का कुंड कहा जाता है और यहाँ पर फिर 1 दिन का पड़ाव आयोजित किया जाता है। बहुत बड़ा मेला यहाँ पर आयोजित किया जाता है। हो जाता है क्योंकि लोग बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर आ जाते हैं। ये 2014 की तस्वीर है। जिसमें कि अनेक लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, अनेक तरह के टेंट यहाँ पर लगे हुए हैं। ये तो एक केवल एक क्षेत्र का ही हिस्सा है। एक बहुत बड़ा बुग्याल है बैदनी बुग्याल और जो लगभग 3550 से लेकर के 3600 मीटर की ऊँचाई पर स्थित है समुद्र तल से और फिर यहाँ से फिर नीचे देखेंगे तो फिर नीचे पेड़-पौधे दिखाई देते हैं, लेकिन उसके ऊपर फिर कुछ भी पेड़-पौधे नहीं दिखाई देते हैं। ये वैदिनी कुंड भी आस्था का एक प्रमुख केंद्र है और जो लोकजात यात्रा संपादित होती है हर लोकजात यात्रा हर वर्ष संपादित होती है। यहाँ तक लोकजात यात्रा में जो माँ नंदा की डोली है वो यहाँ आती है और यहीं पर से फिर वापस हो जाती है। लोकजात यात्रा का विसर्जन, लोकजात यात्रा का समापन इसी वैदनीय स्थान पर होता है। लेकिन जो राजजात यात्रा है, जैसे मैंने कहा कि राजजात यात्रा हर 12 वर्ष के बाद आयोजित की जाती है, तो राजजात यात्रा यहाँ से आगे बढ़ती है। और ये वैदनी बुग्याल एक बहुत खूबसूरत बुग्याल है। ये वैदनी बुग्याल के दृश्य हैं, जो अलग-अलग चित्रों के द्वारा मैंने दिखाने का प्रयास किया है। यहाँ पर ये भक्तगण हैं, जहाँ बड़ी भीड़ में जुटे हुए हैं। अनेक देवी-देवताओं के दर्शन कर रहे हैं, भेंट चढ़ा रहे हैं, अपनी आस्थाएँ व्यक्त कर रहे हैं, मन्नतें माँग रहे हैं। उसके अलावा फिर एक स्थानीय जो महिलाएँ हैं, उनके साथ एक फ़ोटोग्राफ्स मेरे द्वारा भी ली गई। फिर नीचे जो है ये बैदनी कुंड है, तो बैदनी का तालाब या उसको बैदनी कुंड कहा जाता है, पवित्र कुंड कहा जाता है। तो ये बैदनी का क्षेत्र है। और जब बैदनी से आगे बढ़ते हैं, तो फिर हम लोग पहुँचते हैं लगभग 8-10 किलोमीटर के आसपास की दूरी होगी, जिसको कहते हैं पातर नचौड़ियाँ या पाथर नचौड़ी। अब इसमें कई नाम हैं, कोई इसको पातर कहता है, कोई पाथर कहता है। इसके बारे में भी बहुत सारी कथा कहानियाँ हैं और इसके बारे में बहुत ज़्यादा तार्किक रूप से कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये यात्रा यहाँ पर पहुँचती है। और यहाँ पर पहुँचने पर 1 दिन का पड़ाव यहाँ पर आयोजित किया जाता है। पातर नचौड़ियाँ में जो राजजात यात्रा है वो 1 दिन 1 रात रुकती है और जो देवी डोलियाँ हैं, जो चौसंगी अखाड़ू हैं या उस जो राज छतोली है, वो यहाँ पर 1 दिन के लिए विश्राम करती है। जो अन्य लोग हैं वो आगे बढ़ते हैं और आगे चलते रहते हैं। जितनी जैसी जैसी क्षमताएँ होती हैं, कोई बैदनी से वापस हो जाता है, कोई पातर नचौड़ियाँ से वापस हो जाता है, कोई पातर नचौड़ियाँ के बीच रास्ते से वापस हो जाता है। तो ये अलग-अलग तरह के अपनी क्षमताएँ हैं और उन क्षमताओं के अनुसार ये यात्रा हर एक व्यक्ति अपने हिसाब से आयोजित करता है। तो ये है साहब पातर नचौड़ियाँ और पातर नचौड़ियाँ से जब आगे बढ़ते हैं, उसके बाद पातर नचौड़ियाँ के बाद एक बहुत खतरनाक चढ़ाई आती है जिसको कैलवा विनायक की चढ़ाई कहा जाता है। और ये धीरे-धीरे आप लोग देख रहे होंगे कि जो ऊँचाई है वो बढ़ते जा रही है। अब यहाँ पर कैलवा विनायक की जो ऊँचाई है वो लगभग 4350 मीटर की ऊँचाई पर कैलवा विनायक है। कैलवा विनायक का मतलब कैलू विनायक इसको कहा जाता था या कैलू का मतलब काला, विनायक का मतलब गणेश भगवान का स्थान माना जाता है और इसीलिए इसको कैलू विनायक के नाम से जाना जाता है। ये कैलवा विनायक के ऊपर टॉप का दृश्य है, जहाँ पर लोग सुस्ताते हैं और
नीचे की ओर देखते हैं तो फिर सब कुछ नीचे-नीचे सा दिखता है। ऊपर हम लोग ऐसा लगता है कि स्वर्ग में सा पहुँच गए हैं। लोग सुस्ताते हैं और एक चीज़ और जब ये राज्य यात्रा संपादित होती है तो उस समय बारिश बहुत होती है। तो यदि कोई लोग अगर इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं तो छाता उसके अलावा जो और बरसाती है, पूरा व्यवस्था के साथ यहाँ पर जाना चाहिए। क्योंकि हर दिन लगभग 2 बजे के बाद या 1 बजे के बाद बारिश अवश्य होती है। तो ये हमेशा ध्यान में रखा जाना चाहिए और बुग्याली जो क्षेत्र है या ऊँचाई वाले जो क्षेत्र हैं, वहाँ पर ये विशेषता रहती है कि सुबह बड़ी अच्छी धूप खिली रहती है, लेकिन शाम तक होते-होते बारिश होने लगती है। तो ये है, इस तरह के दृश्य हैं वहाँ पर कैलवा विनायक के और कैलवा विनायक की बहुत खतरनाक चढ़ाई लग जाती है और पहली परीक्षा जो यात्री हैं या जो ट्रैकिंग करने वाले लोग हैं, उनकी यहाँ पर परीक्षा प्रारंभ हो जाती है और जो कैलवा विनायक पहुँच जाता है तो उसको लगता है कि चलो साहब मैंने कुछ प्राप्त कर लिया, कुछ जीत लिया, जब चोटी पर पहुँचते हैं। ये वहाँ पर कैलवा विनायक में गणेश भगवान की मूर्ति है और बहुत प्राचीन मूर्ति है ऐसा लगता है और जो मूर्ति का रंग है वो काले रंग का है। बहुत ख़ास कोई मंदिर तो नहीं है लेकिन मूर्ति के बारे में एक आकर्षण अवश्य है और किसने करा, क्या करा ये तो कह नहीं सकते लेकिन ये मूर्ति बड़ी सभी को अपनी ओर आकर्षित करती है। अब जब कैलवा विनायक से आगे बढ़ते हैं तो फिर अब बगुआ बासा आ जाता है और बगुआ बासा में काफी फैलाव है तो लोग अक्सर यहाँ पर ठहरना पसंद करते हैं। जो पातर नचौड़ियाँ हैं वहां से आगे बढ़ करके कैलवा विनायक की चढ़ाई पार करके लोग बगुआ बासा में आ जाते हैं। अब बगुआ बासा या भगुआ बासा कई नाम इसको कहा जाता है लेकिन सामान्य रूप से जो अब नाम आ गया वो है बगुआ बासा। बगुआ बासा वो क्षेत्र है जहां पर कि छोटे-छोटे झोपड़ियाँ सी बनाई गई हैं एक रहने के लिए जो ये दिखाई दे रही हैं और उसके अलावा बगुआ बासा क्षेत्र में अनेक जो फूल हैं, वो बहुत बड़ी मात्रा में प्राप्त होते हैं और यहाँ पर लोग रात्रि विश्राम करना पसंद करते हैं क्योंकि उसके बाद फिर अगले दिन की जो चढ़ाई होती है, वो बड़ी खतरनाक होती है, जो रूपकुंड की चढ़ाई होती है। और इस बगुआ बासा क्षेत्र में इस तरह का ये जो ब्रह्म कमल है, उसका खूब उगता हुआ दिखाई देता है। जगह-जगह पर उगे हुए होते हैं। ब्रह्म कमल सभी जानते हैं उत्तराखंड राज्य का ये राज्य पुष्प भी है और इस तरह से लोग अपना टेंट लगाते हैं और उसके बाद कुछ चलने वाले चल रहे होते हैं। तो जगह-जगह पर जहाँ-जहाँ जैसी-जैसी सुविधाएँ मिलती हैं वैसे-वैसे टेंट लगाए जाते हैं और रात्रि विश्राम यहाँ पर किया जाता है। अब ये आ गया जब भगवा बासा से ऊपर की ओर चढ़ते हैं जिसको कह सकते हैं हम लोग रूपकुंड की चढ़ाई। रूपकुंड निश्चित रूप से इस राज्याद यात्रा का एक आकर्षण है। सभी आकर्षण हैं लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा आकर्षित करने वाले क्षेत्र हैं, जिनमें एक रूपकुंड है। तो ये रूपकुंड की चढ़ाई इस यात्रा की सबसे खतरनाक चढ़ाई कही जा सकती है। रूपकुंड और फिर उसके बाद जौरा गली और यहाँ पर ही यात्रियों की और पूरे यात्रा दल की असली परीक्षा ली जाती है और कई लोग हैं जो यहाँ से वापस हो जाते हैं, क्योंकि एक निराशा उनके अंदर आने लगती है। जब ऊपर देखते हैं तो एक बहुत तीखी और तीव्र चढ़ाई दिखाई देती है और उसके बाद वो साहस नहीं कर पाते हैं। लेकिन वे लोग जो इस चढ़ाई को पार करते हैं, उनको एक बड़ा सुकून अवश्य प्राप्त होता है। तो इस भाग में यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं और अगले भाग में फिर हम लोग आगे बात करेंगे रूपकुंड की, क्योंकि वीडियो लंबी होते जा रही है। तो इसको 2 भागों मैं बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, भाग 1 और भाग 2। तो अगला भाग भी आप अवश्य देखिएगा, जो उसी नाम से है नंदा देवी राज्याद यात्रा भाग 2 जिसमें रूपकुंड, उसके अलावा होमकुंड, शिला समुद्र और ये कुछ तस्वीरें वहाँ पर आपको देख सकते हैं और वहाँ की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।